हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 9 में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। आज हम मॉड्यूल 1 में डीसी सर्किट्स में लेक्चर नंबर 9 में जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे उन सभी में किरचॉफ लॉ का यूज़ होगा। क्योंकि सर्किट सॉल्यूशन करने के लिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए जब आप मेथड अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो सबसे पहला रूल होता है वो किरचॉफ लॉ ही लगाया जाता है, नो मैटर किस मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझ लेते हैं, उसके बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे सर्किट्स में उसको भी हम देखेंगे, उसकी प्रोसीजर को भी हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ लॉज हमारे पास दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू लॉज गिवन बाय किरचॉफ। वन इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, it is called KVL, and the second law is Kirchhoff current law, Kirchhoff's current law। तो जैसा कि इन दोनों लॉज का नाम है, पहला है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड लॉ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों ही लॉज को हम सब पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, किरचॉफ केवीएल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, कि ये क्या स्टेट करता है, क्या कहता है। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, in any closed electrical circuit or loop, the algebraic sum of all the electromotive forces, that is EMF, and voltage drop in resistors is equals to 0। ठीक है, तो समझ लेते हैं स्टेटमेंट को। क्या कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट और लूप में, यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट की या लूप की। लूप बेसिकली अगर जनरल टर्म्स में किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो एक लूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गोल गोल दिखता हो और चारों तरफ से क्लोज्ड हो, कहीं से भी खुला हुआ ना हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में लूप हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, एक ऐसा लूप होना चाहिए जिसमें से करंट फ्लो कर सके। क्योंकि हमें पता है कि करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्किट कहीं से भी किसी भी टर्मिनल से ओपन है तो वहाँ से सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और ओपन सर्किट के थ्रू कभी भी करंट पास नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वाई सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि एक ऐसा सर्किट हो, एक ऐसा पार्ट ऑफ सर्किट हो जिसमें से करंट फ्लो हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हम कह रहे हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर्स। अब नेचुरली अगर हमारे पास कोई भी लूप या सर्किट है तो उसके अंदर बैटरीज, वोल्टेज सोर्सेज ये लगे होने चाहिए और साथ ही साथ रजिस्टेंसेज होने चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी एक ऐसे लूप या सर्किट में जिसमें वोल्टेज या बैटरी या सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और साथ में नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स 1 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं ये लगे हुए हैं, तो जब उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ। जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उन सारे रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वैल्यू का करंट पास होगा। जो भी उसमें करंट पास होगा उसके अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ के हिसाब से उन सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा।
देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर जो कहा गया है वो बैटरी को कहा गया है। यहाँ जो भी सर्किट में हमारे पास बैटरी होगी उस बैटरी से रिलेटेड ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात हो रही है, ईएमएफ की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही एक वो क्वांटिटी है जो सर्किट में करंट को फ्लो करती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम इनिशियल लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो तब हमने स्टडी किया था कि ये ईएमएफ होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस केवीएल को समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और लूप जिसको कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट लेंगे, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक ईएमएफ सोर्स है या बैटरी है या एक वोल्टेज सोर्स है, ये हमने लगा दिया। इसमें हमने दो रेजिस्टेंसेस लगा दिए हैं। लेट अस से एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, दोनों को हमने नाम दे दिया। लेट अस से इट इज़ R1, इट इज़ R2 और ये हमारे पास ईएमएफ है, लेट अस कॉल इट E। ठीक है, अब इसके बाद जो बैटरी है, जो ईएमएफ है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होता है ये हमें पता है। सोर्सेज पढ़ने के बाद एटलीस्ट ये हमें क्लियर हो ही चुका होगा कि विच वन इज़ पॉजिटिव विच वन इज़ नेगेटिव। सो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जहाँ बड़ा वाला टर्मिनल लगा है वो पॉजिटिव है, जहाँ छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्किट में एक करंट को फ्लो करेंगे। वो करंट की डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है करंट को फ्लो होने की, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि हमारे पास सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। हम एज्यूम कर रहे हैं पूरी तरह से, ये प्योर एजम्पशन है कि द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट अस से दिस इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन दिस क्लोज लूप। चूँकि एक लूप है, ये क्लोज सर्किट है, तो पूरा करंट हमारा पास होगा थ्रू R1, थ्रू R2, थ्रू दिस वायर एंड थ्रू दिस बैटरी। इस तरह से ये फ्लो करेगा। नाउ रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। R1 के अक्रॉस हम मान लेते हैं कि एक वोल्टेज ड्रॉप है V1 और R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हम मान लेते हैं एक V2 है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर करंट फ्लो करो तो वहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऑलराइट, नाउ देखना ये है कि ये जो V1 वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज पोटेंशियल है अक्रॉस दिस R1 के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, तो दिस V1 इज़ द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस R1। अब देखना यह है कि विच टर्मिनल इज़ पॉजिटिव, विच टर्मिनल इज़ नेगेटिव। इसके लिए हम याद करते हैं कि रेजिस्टेंस किस टाइप का एक एलिमेंट है। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज़ अ पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मतलब जो पावर को एब्जॉर्ब करता है, और किसी भी पैसिव एलिमेंट के लिए पावर एब्जॉर्ब करने के लिए करंट एंटर होना चाहिए पॉजिटिव साइड से, तभी वो पावर एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर इस तरफ से एंटर हो रहा है तो यही टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए और करंट नेगेटिव साइड से लीव करेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, दोनों चीज़ें एक दूसरे से मैच हो रही है। इट मीन्स करंट इज़ पॉजिटिव, वोल्टेज इज़ पॉजिटिव, इट मीन्स पावर इज़ पॉजिटिव, एंड पावर इज़ पॉजिटिव मीन्स पावर इज़ being absorbed in this resistance R1. Similarly for this R2, current is coming from this side, ऊपर से नीचे को आएगा। अब जब करंट ऊपर से नीचे को आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। नाउ वी कैन सी सारे एलिमेंट्स में हमने वोल्टेज असाइन कर दिया है, क्योंकि ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हम जितने भी वोल्टेज एक क्लोज पाथ, क्लोज लूप या एक सर्किट में अवेलेबल हो सकते हैं वो सारे के सारे वोल्टेजेस हमने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। ठीक है, अब हम KVL के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर लूप की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो कैसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, सी हमें क्या करना है, हमें इसमें जितने भी वोल्टेज अवेलेबल हैं उन सबको कंसिडर करना है। कंसिडर करने के लिए हम इस क्लोज लूप में से, क्लोज पाथ में से कोई भी एक टर्मिनल एक साइड से स्टार्ट करेंगे। ये चार टर्मिनल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों में से किसी भी एक टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे और जो स्टार्ट करके आगे बढ़ने का हमारा पाथ होगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा। अगेन ये भी हमारा एक एजम्पशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आंसर हमेशा सेम आते हैं, एनालिसिस हमेशा सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारा एक अपना तरीका है, हम एक अपने तरीके में कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हम करंट को जब फ्लो कराते हैं तो वो भी क्लॉकवाइज फ्लो कराते हैं, और जब सर्किट को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी हम क्लॉकवाइज ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से इस टर्मिनल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमें चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि जितने भी वोल्टेजेस हमारे पास ऑन द वे आएंगे उन सब का पहला साइन हमें कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से शुरू किया हमने, इससे राइट की तरफ को चलते हैं तो फर्स्ट यू विल गेट प्लस,
तो आपको क्या करना है, प्लस ऑफ दिस V1 वोल्टेज, क्योंकि आपको वोल्टेज कंसिडर करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, अगेन यू विल गेट प्लस अनदर वोल्टेज इज हियर, दैट इज V2 फ्रॉम दिस टू दिस, देन हेयर एंड देन अप अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव टर्मिनल मिलता है। नेगेटिव टर्मिनल मतलब माइनस, और क्या है यहाँ पर ई है। देन फाइनली कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आ गए। जैसे ही हम वापस उस पॉइंट पर आए जहाँ से शुरू किया था, वहाँ हमारी इक्वेशन ख़त्म हो जाती है और हम लिख देंगे दैट इज़ इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें आप देखते हैं ये जो दो वोल्टेज हैं, दीज आर द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द रजिस्टर्स। ये जो ईएमएफ है, बैटरी है, ये ईएमएफ सर्किट में लगा हुआ है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि इन सभी को अगर एल्जेब्रिकली सम करें, एल्जेब्रिकली सम का मतलब है कि कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, उन सबको अगर आप लेते हैं एक साथ और सम करते हैं तो उनका जो सम है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, राइट। इसमें आप क्या कहेंगे, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ वी, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है। तो नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज समेशन ऑफ V प्लस, यहाँ पर बैटरी एक लगी है, हो सकता है मल्टीपल बैटरीज लगी हो, मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ E, ठीक है। मतलब जितने भी वोल्टेज ड्रॉप सर्किट में है उन सब का सम प्लस जितने भी बैटरीज ईएमएफ सर्किट में है उन सब का सम, उन दोनों को अगर एल्जेब्रिकली सम किया जाए तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऊपर वाली जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से मिल जाता है V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू E, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल जाती है जिसको हम फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो फिनोमिना है, ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, जिसके कारण हमारा जो टोटल वोल्टेज है अगर सबको जोड़ दिया जा रहा है तो वो 0 हो जा रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज दिस लॉ डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है वो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि पूरे सर्किट में जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जितना भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सर्किट में, उस पूरी एनर्जी को अगर आप एक साथ कंसिडर करके इक्वल टू देखेंगे तो आपको हमेशा 0 वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पैसिव एलिमेंट है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये भी रेजिस्टेंस है, पैसिव एलिमेंट है, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जब आप इस करंट को आप इधर से लेकर आते हो तो आपको यहाँ माइनस ऑफ ई मिलता है और प्लस ऑफ आई मिलता है। आपका जो करंट है वो प्लस आई है, ठीक है। तो करंट आपका एंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होने का मतलब है पावर इज़ बीइंग डिलीवर्ड। तो इसका मतलब एनर्जी के टर्म में हम कह सकते हैं कि द टोटल पावर विच इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स इज़ इक्वल टू द पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रेजिस्टेंस R1 प्लस पावर एब्जॉर्ब बाय दिस रेजिस्टेंस R2, ठीक है। टोटल यहाँ से जितना पावर डिलीवर हुआ, जितना एनर्जी डिलीवर हुआ, वो एनर्जी इन दोनों रेजिस्टेंसेस के द्वारा ली गई एनर्जी के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी कैन कॉल दिस KVL एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है आपका रूल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सिंपल सा हमारा इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद हमने एक सर्किट बनाया, लूप लिया, लूप लेने के बाद उसकी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाई, ये हमारी इक्वेशन आ गई। एंड देन फाइनली यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव क्रिएटेड ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस KVL, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे लॉ की तरफ, तो वी हैव KCL। सो वी हैव सेकेंड लॉ इज नंबर 2, किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड KCL इन शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ KCL? लेट अस राइट द algebraic sum of the currents meeting at a junction in an electric circuit
इज 0। देखिए क्या कह रहा है ये, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक का मतलब तो हम समझ ही गए होंगे। एल्जेब्रिक का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव साइंस जो भी हो उन सबको हम एक साथ कंसीडर करके एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो उन सारे करंट्स का जो मीट कर रहे हो एक जंक्शन पे। अब जंक्शन क्या है, व्हाट इज दिस जंक्शन? बेसिकली सर्किट में अगर जंक्शन को डिफाइन करें तो जंक्शन एक ऐसी पॉइंट है, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आकर कनेक्ट होते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि जंक्शन बनने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक जंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जंक्शन है यहाँ पर, दिस इज़ द पॉइंट जिसको हम जंक्शन कह रहे हैं। इस जंक्शन पे मल्टीपल एलिमेंट्स आकर कनेक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है जो लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस है जो यहाँ लगा हुआ है, एक ईएमएफ है या बैटरी है यहाँ लगी हुई है, एक करंट सोर्स है जो यहाँ लगा हुआ है, और वन मोर रेजिस्टेंस इज हियर जो यहाँ लगा हुआ है। देखिए हमने एक ऐसा जंक्शन लिया, लेट अस कॉल इट ओ पॉइंट। ये एक ओ पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट लिया ओ पॉइंट जो जंक्शन होगा एक, जिस पे 5 एलिमेंट, 5 ब्रांचेज, इनको ब्रांचेज भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब हम सर्किट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो 5 ब्रांचेज या 5 एलिमेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो केसीएल कह रहा है कि इन 5 ब्रांचेज में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, अगर उनको ओ जंक्शन पर मिलाया जाए, मीट किया जाए, तो उनका जो सम है वो नेट सम 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जितना भी चार्ज सर्किट में इन ब्रांचेस के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उन सबको अगर एक जंक्शन पर आकर देखा जाए तो वो नेट 0 होना चाहिए। इसीलिए इस किरचॉफ करंट लॉ को हम कहते हैं कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का मतलब है करंट, और करंट से ये सर्किट, ये पर्टिकुलर लॉ हमारा रिलेट करता है। तो जितना भी चार्ज ट्रांसफ़र हुआ उस सर्किट में किसी भी एक जंक्शन पे अगर आप देखते हैं, जितना भी चार्ज सारी ब्रांचेस से ट्रांसफ़र हो रहा है, उस नेट चार्ज को अगर आप देखते हैं तो आपको 0 चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा, कुछ चार्ज इसकी तरफ को आ रहा होगा, लेकिन जब आप सभी क्वांटिटीज़ को एक साथ कंसिडर करेंगे तो इट विल बी 0। ठीक है, नाउ इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक जंक्शन हमने ले रखा है, इस जंक्शन के 5 ब्रांचेज हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स में हमें क्या करना है, करंट फ्लो कराना है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमने क्या लिया हुआ है, एक करंट सोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है। हमें पता है करंट सोर्स का जो एरो है वो बता देता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हमें डायरेक्शन पता है ऑलरेडी। लेट अस से ये I1 करंट है। ठीक है, दूसरा करंट हमने इस ब्रांच में ले लिया जिसकी डायरेक्शन ये है I2 करंट। तीसरा करंट हमने इस रेजिस्टेंस में ले लिया I3 करंट बाहर की तरफ को निकलते हुए। चौथा करंट हमने यहाँ इस रेजिस्टेंस में लिया I4, और पांचवा करंट हमने इस EMF बैटरी के थ्रू I5 करंट को एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो या तो अंदर को जाएगी या तो बाहर को आएगी, 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो सारी ब्रांचेज में हमने रेंडमली एक एक करंट को असाइन कर दिया है। किसी ब्रांच में करंट अंदर की तरफ को जा रहा है ओ की तरफ को, किसी ब्रांच में करंट बाहर की तरफ को जा रहा है ओ की तरफ से। हम सारे के सारे करंट एक डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी करंट ओ से बाहर को ले लें या सारी करंट ओ की तरफ को आते हुए ले लें, ये हम कर सकते हैं, कोई इशूज़ में नहीं है। नाउ हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, वो ये है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू है I1, तो वही सेम करंट की अगर हम डायरेक्शन चेंज करके इस साइड में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, -I1 लिख देते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है। सेम इसी तरह से अगर इन पांचों करंट्स को एनालाइज करें और ओ पॉइंट पर हम देखें तो ओ पॉइंट के लिए I4 अंदर की तरफ को आ रहा है जिसको हम कहेंगे इनकमिंग करंट है। जो अंदर की तरफ को आएगा दैट विल बी इनकमिंग करंट, जो बाहर की तरफ को जाएगा जंक्शन से दैट विल बी कॉल्ड आउटगोइंग करंट। सो I4 इज़ इनकमिंग, I5 इज़ आउटगोइंग, I1 इज़ ऑल्सो आउटगोइंग, I2 इज़ इनकमिंग एंड I3 इज़ आउटगोइंग। ये हमें पता चल गया। अब इन में से हमें किसी एक करंट को तो पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया इसमें मैंने कहा कि जो करंट लेफ़्ट से राइट को जाएगा वो पॉजिटिव है, तभी तो हम कह पाए कि जो करंट राइट से लेफ़्ट को आएगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ या तो इनकमिंग या तो आउटगोइंग, दोनों में से कोई एक करंट को हमें एज्यूम करना होगा कि वो पॉजिटिव है। तो हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो वर्क है, उस वर्क में हम कंसिडर करेंगे ऑल द
outgoing currents, all the outgoing currents will be treated as positive and all the incoming currents will be taken as negative currents. ये हमारा assumption रहेगा हमेशा जब भी हम currents के बारे में बात करेंगे, जब भी हमें उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जंक्शन पे देखेंगे तो हम आउटगोइंग करंट को लेंगे पॉजिटिव और इनकमिंग को लेंगे नेगेटिव. अब आउटगोइंग और इनकमिंग करंट किससे है? इस जंक्शन से है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि एक ऐसा काम जो कि इस जंक्शन O के लिए इक्वेशन बन सकती हो. ठीक है, एट जंक्शन O, हम O जंक्शन पर काम कर रहे हैं तो O जंक्शन के लिए सबसे पहले I1 करंट को देखेंगे. तो I1 करंट आउटगोइंग है, आउटगोइंग मतलब पॉजिटिव, तो विल राइट प्लस I1. दूसरा करंट है I2, O जंक्शन के लिए I2 करंट इनकमिंग है, इनकमिंग मतलब नेगेटिव माइनस ऑफ I2. I3 करंट O जंक्शन से बाहर जा रहा है, मीन्स आउटगोइंग है, प्लस I3. I4 करंट O की तरफ को आ रहा है, इनकमिंग है, मतलब माइनस ऑफ I4. एंड I5 करंट O से बाहर की तरफ को जा रहा है, मीन्स आउटगोइंग है I5. पांचों करंट आ गए. KCL कह रहा है कि इस O पॉइंट पर जितने भी करंट्स हैं उन सबको अगर एल्जेब्रिकली सम किया जाए, ये एल्जेब्रिकली सम हो गया, क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए 0 के. ठीक है, मैथमेटिकली आप क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, मैथमेटिकली व्हाट वी कैन राइट कि समेशन ऑफ ऑल द करंट्स, ये क्या है? I1, I2, I3, I4, I5, ये सारे करंट्स हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं IK. ठीक है, समेशन ऑफ IK मस्ट भी इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के. ठीक है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ KCL एट एनी जंक्शन. राइट, अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं. ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन हमें बता रही है कि कुछ क्वांटिटीज़ में पॉजिटिव है, कुछ क्वांटिटीज़ में नेगेटिव है. अब अगर नेगेटिव क्वांटिटीज़ को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएं तो हमें क्या मिलेगा? ये इक्वेशन ये हमें मिलेगी प्लस का I1 प्लस का I3 प्लस का I5 इज इक्वल्स टू माइनस उस तरफ जाके हो गया पॉजिटिव ऑफ I2, I4 इस तरफ जाके हो गया पॉजिटिव ऑफ I4. हो गया. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? हम अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी. वो क्या है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर करंट्स हैं, ये तीनों करंट्स इस सर्किट में I1, I3, I5 तीनों ही करंट आउटगोइंग है. तो ऑल दीज आर आउटगोइंग करंट्स. और जो राइट हैंड साइड पर करंट आए हैं वो दोनों करंट्स हैं इनकमिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन डिराइव होकर आई है, ये इक्वेशन हमें कह रही है कि अगर सारे आउटगोइंग करंट को जोड़ दिया जाए और सारे इनकमिंग करंट को जोड़ दिया जाए तो वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए. इसी का मतलब तो हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि ये आउटगोइंग है मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इनकमिंग है मतलब चार्ज अपनी तरफ को रिसीव हो रहा है. अब इसको जोड़ें और इसको जोड़ें, इन दोनों का जो सम है वो बराबर आना चाहिए, तभी हमें नेट जो चार्ज होगा वो 0 मिलेगा. इसीलिए हमने कहा है कि ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट और क्रिएट कर सकते हैं. वो स्टेटमेंट क्या बन गया? स्टेटमेंट बन गया सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स. ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट बन गया. अब इसी स्टेटमेंट को अगर वर्ड्स में हम लिखें, पूरी तरह से एक वर्ड्स में अगर हम लिखें इसको, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कि KCL states that at any junction in an electrical circuit, क्योंकि हम काम कर रहे हैं सर्किट में जंक्शन के ऊपर, तो एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट्स sum of incoming currents must be equal to the sum of outgoing currents. ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया KCL का, जो हमने इक्वेशन को लिखने के बाद डराइव किया है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ करंट लॉ. ठीक है, यहाँ हमारा किरचॉफ करंट लॉ भी खत्म हो गया.
तो KVL और KCL हमने दोनों पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं कि क्या उनका स्टेटमेंट है, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है, कैसे हम उनको समझ सकते हैं और उनका स्टेटमेंट क्या कहता है, ये हमने अच्छे से अभी समझ लिया है। नाउ इस टॉपिक के साथ कंटिन्यूएशन में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, वो है सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन टॉपिक का मतलब है कि जो दो टाइप के हमारे पास सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स, उन दोनों सोर्सेज को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, कन्वर्ट करने का मतलब है कि अगर वोल्टेज सोर्स है वो कन्वर्ट होके बन जाएगा करंट सोर्स में, और जो करंट सोर्स है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक सबसे पहले हम देख रहे हैं वोल्टेज टू करंट सोर्स में कन्वर्जन, वोल्टेज टू करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज टू करंट सोर्स का कन्वर्जन हम देख रहे हैं। तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए जिसको हमें चेंज करके कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास जिसकी वैल्यू है V। अब अगर किसी वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस होना कंपलसरी है। इस तरह से सीरीज़ में लगा होना चाहिए। ठीक है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, सर्किट में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है जो मैं डॉटेड लाइन के अंदर बना रहा हूँ, ये मस्ट है अगर आपको किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। बेसिकली कन्वर्जन का मीनिंग यही है कि सर्किट में कहीं कहीं अगर कन्वर्जन हो जाता है तो उस वजह से हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है। जो पहले बड़ा दिख रहा होता है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा होता है, आफ्टर डूइंग दिस कन्वर्जन सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है और हमारे लिए काम आसान हो जाता है। इसीलिए हम अक्सर सोर्स कन्वर्जन का यूज़ करते हैं जब सर्किट्स को सॉल्व करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको अगर इसका करंट सोर्स बनाना है तो करंट सोर्स बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले एक करंट सोर्स मिलेगा कन्वर्ट होके। ये जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि करंट सोर्स के अंदर तो एरो लगना चाहिए, और वो एरो लगाएंगे कैसे, हम कैसे पता चलेगा एरो किस तरफ होगा, ये हमें पता चलेगा वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी से। जिस तरफ वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है उस तरफ आपका करंट सोर्स का डायरेक्शन जाएगा। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ था वोल्टेज सोर्स के साथ, वही सेम रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का बिना किसी चेंज के करंट सोर्स के साथ लग जाएगा पैरेलल में। ये पॉइंट था आपका A, एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये पॉइंट था आपका B, एज इट इज़ हमने लिख दिया। और ये जो बॉक्स था जो हमने वहाँ बनाया था, उसी बॉक्स को हमने एज इट इज़ यहाँ पर बना दिया। और जो अंदर वोल्टेज से करंट का कन्वर्जन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। इसमें R जो सीरीज़ में लगा था वो R पैरेलल में लग चुका है, सेम वैल्यू का R है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन करंट की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस I, ये हमें पता करना है। बेसिकली दिस I इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू V इज़ द वैल्यू ऑफ दिस V डिवाइडेड बाई R द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इस तरह से हम इस करंट सोर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज टू करंट सोर्स। दूसरा जो कन्वर्जन है हमें करना है वो करना है करंट टू वोल्टेज में, करंट टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, करंट टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन के लिए वी मस्ट हैव ए वोल्टेज ए करंट सोर्स। हमारे पास एक करंट सोर्स होना ज़रूरी है। करंट सोर्स मान लीजिए एक ऐसा करंट सोर्स है जो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है। इस करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स बनाने से पहले कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और वो कंडीशन है कि जो भी करंट सोर्स को हम कन्वर्ट करने के लिए देख रहे हैं उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये टर्मिनल B है, ये टर्मिनल A है, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं इसके अंदर का जो सर्किट है जिसमें करंट सोर्स पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये कंपलसरी है फुलफिल होना। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कन्वर्जन नहीं कर सकते। राइट, लेट अस से द वैल्यू ऑफ दिस करंट सोर्स इज I। नाउ हाउ वी विल चेंज, हाउ वी विल कन्वर्ट दिस करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स आएगा जिसकी पोलैरिटी डिसाइड करेगी करंट की डायरेक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था वही सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। इन दिस केस करंट डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो पॉजिटिव विल बी हियर, negative will be here. This resistance which is connected in parallel with this current source will come in series as it is। जो R वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में था वही सेम R वैल्यू का रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा और आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, एंड
दिस इज़ द बॉक्स जिसके अंदर आपने कन्वर्जन किया है. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V? इट इज़ सिंपल, V विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू ऑफ करंट I मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस I इंटू R. दैट्स इट. ये हो गया हमारा सोर्स कन्वर्जन. बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है जिसमें हमने वोल्टेज से करंट में और करंट से वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना सीखा, कन्वर्ट करना सीखा. उसके लिए प्रायर कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम वोल्टेज टू करंट वी मस्ट हैव ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट a current source into a voltage source we must have a current source in parallel with this resistance, right? ये दोनों कंडीशंस के केस में ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज. जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास सर्किट में मल्टीपल सोर्सेज आ जाते हैं, तो उन सोर्सेज को कंबाइन करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं. तो मान लीजिए आपके पास सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स आ गए हैं, दोनों सीरीज़ में लगे हैं इस तरह से. ठीक है. एक है V1 ऊपर प्लस है नीचे माइनस, दूसरा है V2 ऊपर प्लस है नीचे माइनस. आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है. इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, चूँकि दोनों की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी ऊपर पॉजिटिव के साथ होगा, एंड आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, राइट. सिमिलरली मान लीजिए ये जो वोल्टेज सोर्स हैं इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, ऊपर पॉजिटिव के साथ V1 है, नीचे पॉजिटिव के साथ V2 है. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, द रिजल्टेंट विल बी ए वोल्टेज सोर्स. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू? अब वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो टर्मिनल की साइड डिपेंड करेगी. आपको इन दोनों में से कोई एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा. अगर आप V1 की पोलैरिटी रिटेन करते हैं, मतलब ऊपर यहाँ पॉजिटिव बनाते हैं, तो आपको लिखना होगा प्लस V1 माइनस V2. अगर आप नीचे पॉजिटिव लगाते हैं तो आपको लिखना होगा V2 माइनस V1. दोनों ही केस में ये सही होगा. अगर आप यहाँ लिखते हैं प्लस, लिखना होगा V1 माइनस V2, और अगर आप लिखते हैं यहाँ पर प्लस तो लिखेंगे V2 माइनस V1. दोनों ही केस में ये ठीक है. ठीक है, दोनों केस में ये सही होगा, एक भी केस इसमें से गलत नहीं है. तो इस तरह से अगर सीरीज़ में वोल्टेज सोर्स आते हैं, 2, 3, 4 कितने भी आ सकते हैं, उन केसेस में आप कुछ इस तरह से वोल्टेज सोर्सेज को कंबाइन करेंगे. ठीक है. अगर दो सोर्सेज पैरेलल में आ जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो सोर्सेज पैरेलल में लगे हैं कुछ इस तरह से, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा है, दोनों है पैरेलल में. ठीक है. आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है. ठीक है. तो अगर दोनों वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यू बराबर नहीं है, यहाँ पर V1 इज़ नॉट इक्वल्स टू V2 है, तो ये इनवैलिड केस है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कभी भी अलग नहीं हो सकती. पोलैरिटी चाहे कुछ भी हो, ऊपर प्लस ले लें नीचे माइनस ले लें, डजेंट मैटर एट ऑल. द ओनली थिंग मैटर्स इज ये जो V1 है और ये V2 है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर V1 इज़ नॉट इक्वल्स टू V2. दैट इज़ वाई दिस इज़ इनवैलिड केस. ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता. ये केस सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब V1 और V2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ तब हम कहेंगे कि हाँ ये केस काम कर सकता है. ठीक है. सेम इसी तरह से वोल्टेज सोर्स के साथ साथ करंट सोर्स का भी यहाँ पर एक केस है. करंट सोर्स के साथ भी हम देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है कि अगर दो करंट सोर्सेज पैरेलल में लग आए हैं, इस तरह से आपको दिख रहा है, ये है I1, ये है I2, दोनों की डायरेक्शन मैंने अपवर्ड ली है. तो व्हाट विल बी द नेट करंट इन दिस केस? दोनों की डायरेक्शन ऊपर को है तो नो डाउट रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी ऊपर को होगी, और हम सिंपली दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, I1 प्लस I2. ठीक है. अगर आपकी करंट्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कुछ इस तरह से, यह है I1, यह है I2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी एक डायरेक्शन को चूज़ करना पड़ेगा. कैसे? मान लीजिए आप I1 की डायरेक्शन चूज़ करते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट होगा I1 माइनस I2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट बनाने के लिए आपको साइन को रिवर्स करना पड़ेगा. या फिर आप लिख सकते हैं इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन I2 माइनस I1. इन दोनों केसेस में ही ये रिजल्टेंट जो है वो ठीक है. ठीक है, दोनों केसेस में ये रिजल्टेंट करेक्ट होगा. अब करंट सोर्सेज में एक इनवैलिड केस भी होता है. वो इनवैलिड केस कैसे होगा? मान लीजिए दो करंट सोर्सेज सीरीज़ में लगे हैं इस तरह से, ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं, करंट सोर्स हैं, एक की डायरेक्शन दूसरे की डायरेक्शन
दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप देखेंगे कि अगर ये ऊपर को जाएगा तो इधर से राइट को ही जाएगा, बोथ आर सेम। इफ़ बोथ द करेंट्स आर डिफरेंट इन वैल्यू, तो I1 इज़ नॉट इक्वल्स टू I2, देन दिस इज़ ऑल्सो एन इनवैलिड केस। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होना चाहिए, कभी भी सीरीज़ में करंट अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ इनवैलिड केस हैं और रिजल्टेंट्स हैं कि किस तरह से आप करंट्स और वोल्टेजेस को कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन करके उनको फाइनली एक सिंगल वोल्टेज सोर्स या सिंगल करंट सोर्स से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज। तो सोर्स कन्वर्जन और कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज दोनों ही एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के काम में आते हैं। जहां हमें ज़रूरत पड़े सिर्फ वहां हम इनको यूज़ करें, अननेसेसरी इनका यूज़ ना करें। एंड KVL KCL जो हमने पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आगे चल के हमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो लेक्चर। सिर्फ इतना ही है आज के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।